नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस में। चैप्टर हमारा चल रहा है थर्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड। और आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना है बाकी पूरी दुनिया के साथ। इट इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि हमें अपने देश के दरवाजे खोल देने हैं दूसरे देशों के लिए, तभी वो लोग भी हमारे लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हमें एक दूसरे पर निर्भर होना है, दूसरे देशों को अपने ऊपर निर्भर करना है और खुद दूसरे देशों पर भी हमें निर्भर होना है। एंड डिपेंडिंग, दैट मीन्स मेकिंग स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द रूट, यानी कि जड़ों से मजबूत बनते हुए हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। इट रिजल्ट्स इन अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बिना किसी रोक टोक के गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज, ये सभी एक देश से दूसरे देश में मूव होने चाहिए, भारत से पूरे विश्व में और बाकी पूरे विश्व से भारत में। आउटसोर्सिंग, इट रिफर्स टू अ सिस्टम हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि आउटसोर्सिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आउटसाइड वर्ल्ड से हम लोग सर्विसेज प्राप्त करते हैं या फिर उन्हें सर्विसेज देते हैं। यानी कि जब एक देश अपना कोई भी काम दूसरे देश के द्वारा पूरा कराएगा तो यहां पर वही कहलाएगा आउटसोर्सिंग। बिजनेस के अंदर भी कई बार ऐसा लोग करते हैं कि अपने बिजनेस का कोई भी काम खुद नहीं करते बल्कि वो किसी एजेंसी से पूरा कराते हैं, तो वह भी आउटसोर्सिंग कहलाता है। लेकिन यहां पर हम लोग आउटसोर्सिंग पढ़ रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। जब यही काम एक देश दूसरे देश के साथ करता है कि अपने देश की कोई भी सर्विस वो दूसरे देश को देता है या दूसरे देश से सर्विसेज लेता है, तो वही कहलाता है यहाँ पर आउटसोर्सिंग। दीज सर्विसेज इंक्लूड, इन सर्विसेज में शामिल हैं कॉल सेंटर्स, यानी कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो कि दूसरे देशों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में लिखना, उसका अनुवाद करना। क्लिनिकल एडवाइस, डॉक्टर्स हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हैं जो बाकी पूरे विश्व में क्लिनिकल एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ तक कि टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक, और इसी प्रकार की और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हमारा देश बाकी पूरे विश्व को दे रहा है, तो यही कहलाता है यहाँ पर आउटसोर्सिंग। इन सर्विसेज की वजह से हमारे देश को बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होती हैं, इसलिए देश के लिए ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता होती है ताकि हम दूसरे देश से कमाएं और दूसरा देश हमसे कमाए। अर्थात हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिजिकल रिसोर्सेज, उनका फ़ायदा दूसरा देश उठाए और दूसरे देश के जो रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा हम उठा सकें। जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो ये फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद अभी ये बहुत ही आसान है कि गुड्स, सर्विसेज या एक्सपर्टाइज को एक देश से दूसरे देश में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंडिया इज़ एन इमर्जिंग एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, यानी कि भारत एक बहुत ही उभरता हुआ और महत्वपूर्ण देश है आउटसोर्सिंग के फील्ड में। इसका कारण क्या है? बिकॉज पॉइंट नंबर ए, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, क्योंकि भारत में लेबर थोड़ी सस्ती है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से काम कराने पर उसे बहुत ज़्यादा पैसा देने की आवश्यकता
नहीं पड़ती। दैट मीन्स श्रम आसानी से प्राप्त हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर बी, अ रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। और भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्रांतिकारी रूप से विकास हुआ है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए अपना काम हमारे देश से पूरा कराते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दैट मीन्स वो पॉलिसीज जिससे कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। तो पॉलिसी नंबर 1, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेन कंपनीज हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव किया, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। यानी कि अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब उनकी लिमिट ख़त्म कर दी गई है। इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 40% टू 51 to 100%। पहले केवल 40% ही इक्विटी अलाउड थी, लेकिन अब कोई भी कंपनी भारत में 51 से लेकर 100% भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं किसी भी इंडस्ट्री में। फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रिप्लेस्ड फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इन दिस रिगार्ड, इस इक्विटी को बढ़ाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। फैमा के अंतर्गत अब इक्विटी को बढ़ा दिया गया है। सेकेंड पॉलिसी, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस विच इज नॉट कवरिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। यानी कि फॉरेन की कंपनीज जब भारत में आएंगी और भारत में बिजनेस करेंगी तो उनको जो अर्निंग्स होंगी वो उन अर्निंग्स को जब चाहे तब दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकती हैं। इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये करेंसी सेल एंड परचेज की जाएंगी मार्केट प्राइस पर। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा उस वक्त, उस रेट पर कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज को इंडियन रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें कैपिटल ट्रांजैक्शंस को शामिल नहीं किया जाएगा। कैपिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस जिनमें असेट्स खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज को परमिशन तो दी गई कि वो इंडिया में आकर फॉरेन करेंसी की सेल एंड परचेज कर सकते हैं, लेकिन असेट्स खरीदना नहीं, यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस इसमें कवर नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो भी पहले रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे अब वो सब खत्म कर दिए गए हैं। ओपन कंपटीशन इज एनकरेज्ड। अब खुली प्रतियोगिता है, यानी कि हमारे देश की कंपनीज भी होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आएंगी और उनके बीच में ओपन कंपटीशन होगा। और ओपन कंपटीशन का फायदा हमेशा किसको मिलता है? कंज्यूमर्स को, क्योंकि इससे गुड्स सस्ते हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिडक्शन इन टैरिफ्स। टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए जो टैरिफ बैरियर्स थे अब उन्हें विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने। अब देश में अधिकतर गुड्स ऐसे हैं जिनको बिना टैरिफ के, यानी कि बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए या बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के इंडिया से विदेश में या विदेश से इंडिया में लाया ले जाया जा सकता है। दैट मीन्स टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया है पहले से बहुत ज़्यादा। अब टैक्सेस उतने ज़्यादा नहीं लगते जितने कि 1991 से पहले लगते थे। पॉइंट नंबर 5, विड्रॉन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो क्वांटिटी के हिसाब से गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि एक लिमिट के अंतर्गत ही गुड्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, अब वो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए। दैट मीन्स वो रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए। अब कितनी भी क्वांटिटी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। विद द कमिटमेंट टू द
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन restrictions on quantity totally withdrawn on all imported items। WTO के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंतर्गत जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे क्वांटिटी को लेकर अब वो सभी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि अब कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब किसी भी आइटम को कितना भी इंपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एन अप्राइजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अप्राइजल मीन्स परफॉर्मेंस को चेक करना। जब परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है तो वही कहलाता है अप्राइजल। तो पहले हम लोग एलपीजी पॉलिसीज यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज की पढ़ेंगे। गुड इफेक्ट्स, इन पॉलिसीज का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या अच्छा असर पड़ा। पॉइंट नंबर 1, वाइब्रेंट इकोनॉमी। देयर आर डायनेमिक चेंजेस इन टर्म्स टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन, यानी कि बहुत ही गतिशील बदलाव दिखाई दिया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शंस के अंतर्गत, यानी कि देश की टेक्नोलॉजी पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो गई एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी को देश में लाना आसान नहीं था, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद अब विदेश से कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में आसानी से लाई जा सकती है। पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज़, यानी कि एलपीजी पॉलिसीज़ को अपनाने के बाद the growth of GDP shoot up as high as 8% per annum, यानी कि एलपीजी पॉलिसीज को अपनाने के बाद जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा देश का, जिसमें देखने को मिला 8% पर एनम का ग्रोथ रेट, यानी कि एक साल में एवरेज अब देश का जो जीडीपी है वो 8% के आसपास बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, stimulant to industrial production. It is owing to LPG policies that information technology industry in India has achieved global recognition, यानी कि एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे देश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को अब पूरे विश्व में पहचान मिल गई है। और ख़ासकर ये हुआ हैदराबाद की वजह से, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा हब है वो हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, और इसी वजह से हैदराबाद को नाम दिया गया साइबराबाद, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हमको पहचान मिली। एंड पॉइंट नंबर 3, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। सरकार का राजकोषीय घाटा भी पहले से कम हो गया। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट्स केम डाउन टू 3.5% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 8.5% ड्यू टू एलपीजी। पहले तो दोबारा इस बात को समझिए एक बार कि फिस्कल डेफिसिट्स होते क्या हैं। फिस्कल डेफिसिट्स को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देखिएगा। चैप्टर था गवर्नमेंट बजट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, वहाँ पर ये डिटेल में पढ़ाया गया है। फिस्कल डेफिसिट्स का मतलब होता है एक प्रकार से आसान भाषा में कि एक साल में गवर्नमेंट को जितना भी अमाउंट बोरो करना पड़ता है, टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, वही कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा घाटा होगा, गवर्नमेंट को उतना ही ज़्यादा उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और वही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है राजकोषीय घाटा। और ये राजकोषीय घाटा 8.5% से घटकर अब आ गया है केवल 3.5% पर एलपीजी पॉलिसीज की वजह से। पॉइंट नंबर 4, चेक ऑन इन्फ्लेशन, अर्थात महंगाई पर भी कंट्रोल हुआ, क्योंकि 1991 से पहले देश में बहुत ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद महंगाई थोड़ा कम हो गई। इन 2017-18 इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्डेड अबाउट 2.9%, विच इज़ मच लोअर देन बिफोर। सन 2017-18 में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट लगभग 2.9% के आसपास था, यानी कि 3% मान लो राउंड ऑफ करके, जो पहले से बहुत ज़्यादा कम है। यानी 1991 के बाद महंगाई तो कम हुई, लेकिन 2017-18 में तो बहुत ज़्यादा लोअर रेट आ गया था इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी, यानी कि अब कंज्यूमर को किंग माना जाता है मार्केट का। पहले प्रोड्यूसर किंग हुआ करता था। ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज नाउ कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइस from a large variety of goods and services from the
डाइवर्स ग्लोबल मार्केट्स। अब कंज्यूमर्स के पास चॉइस है, तभी तो कंज्यूमर राजा है। पहले कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं थी, इसलिए प्रोड्यूसर राजा हुआ करता था। जो प्रोड्यूसर बनाएगा वही आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। लेकिन अब कंज्यूमर्स के पास चॉइस है। अगर एक प्रोड्यूसर हमें चॉइस नहीं देगा तो दूसरे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास वैरायटी हमें गुड्स की बहुत सारी मिल जाएगी। इम्प्लाइंग एन ओवरऑल राइज इन द वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से देश में लोगों का वेलफेयर स्टेटस पहले से इंप्रूव हुआ है, यानी कि लोगों का कल्याण हुआ है इससे। नंबर 6, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एलपीजी पॉलिसीज को क्यों अपनाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे और देश में इतने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स नहीं थे, यानी फॉरेन करेंसी देश में इतनी भी नहीं थी कि देश का एक हफ्ते का खर्चा चल सके। लेकिन एलपीजी पॉलिसीज को अपनाने के बाद फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी आरबीआई के पास बढ़ना शुरू हो गया। एट प्रेजेंट गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एनहेंसेस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट्स। यानी कि अब हमारे देश के पास इतने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं कि पूरे वर्ल्ड से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश पर अपना विश्वास दिखाते हैं और हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि हाल फिलहाल में अभी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पहले चाइना में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब चाइना से उन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया और इंडिया में आकर अपनी इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया है। तो इन्वेस्टर्स का विश्वास अब भारत पर ज़्यादा बढ़ रहा है। ये किसकी वजह से हुआ? एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से। पॉइंट नंबर 7, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी देश में बढ़ा, और यहाँ पर बताया जा रहा है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी हमें बहुत ज़्यादा उछाल दिखाई दिया। इट इज़ अ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही सुकून की चीज़ है, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी वॉज नॉट जनरेटिंग एनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देश के अंदर इतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही जिससे कि उसको वापस से इन्वेस्ट किया जा सके, अर्थात इतने सरप्लस ही नहीं है देश के अंदर जिसको री इन्वेस्ट किया जाए, और बिना इन्वेस्टमेंट के कभी भी देश में इनकम जनरेट नहीं होती, रोज़गार नहीं बढ़ता। तो अब कम से कम प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं एंड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग ऑब्सलीट। और हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी थी वो लगातार पुरानी होती जा रही है, जिसे आवश्यकता थी रिप्लेस करने की, और रिप्लेस करने के लिए इनकम चाहिए, सरप्लस होना चाहिए जिसे रीइन्वेस्ट किया जाएगा। और हमारे देश के लोगों के पास, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज़ अब इंडिया में प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे कि हमारे इकोनॉमी के अंदर रोज़गार भी पैदा हो रहा है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। यानी कि भारत को एक बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में धीरे धीरे पहचान मिल रही है। किसकी वजह से? एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से। इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड विद हाई रैंक। यानी कि इकोनॉमिक पावर के मामले में इंडिया का ये जो रैंकिंग है उसमें पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है, विच बूस्ट्स कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। और यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है एज देयर प्रिफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे देश को ज़्यादा अच्छा डेस्टिनेशन मानते हैं, अर्थात बाकी देशों के कंपैरिजन में
अब वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक उभरता हुआ इकोनॉमिक पावर है, यानी कि एक आर्थिक शक्ति है, जिसकी वजह से हमारा रैंक भी पहले से राइज हो रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस चीज़ को पहचान पा रहे हैं और वो जानते हैं कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने पर उनका आने वाले समय में फ़ायदा होगा, इसलिए अब वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 9, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले इंडिया में केवल मोनोपोली मार्केट हुआ करता था, कुछ ही कंपनीज हुआ करती थी जिनके प्रोडक्ट्स हमें खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स के पास चॉइस बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हैं और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर। दैट मीन्स कंज्यूमर्स आसानी से तुलना कर सकता है कि मुझे कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो जब भी मार्केट में मोनोपोली खत्म होती है और कंपटीशन बढ़ता है तो उसका फ़ायदा हमेशा ग्राहक को ही मिलता है। अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, अगर बात करें कुछ दशकों पहले की, अर्थात कुछ दशक पहले का मतलब हम लोग पहुंच जाएंगे 1991 से पहले, प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज एंड पीसीज, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स, वर द मोनोपोली मार्केट्स ऑफ सेलेक्ट ब्रांड्स ओनली। ये सभी प्रोडक्ट्स केवल कुछ ही ब्रांड्स थे मार्केट में अवेलेबल, और कुछ चीज़ों के तो एक या दो ही ब्रांड्स थे और कोई कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं होता था उनको खरीदने के अलावा। नाउ अ वैरायटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, लेकिन अब बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर, जिससे कि आप आसानी से चॉइस कर सकते हो, और यही कंज्यूमर के लिए फायदे की चीज़ है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इसके बैड इफेक्ट्स। गुड इफेक्ट्स तो बहुत सारे पढ़ लिए। एन अप्राइजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अप्राइजल मीन्स परफॉर्मेंस को चेक करना, और यहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं एलपीजी पॉलिसीज़ की, जिसमें हमने गुड इफेक्ट्स तो पढ़ लिए। अब देखेंगे इसके बुरे प्रभाव क्या पड़े हमारी अर्थव्यवस्था पर, या फिर कह सकते हैं इसमें कमियां क्या क्या थी एलपीजी पॉलिसीज़ में। पॉइंट नंबर 1, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। दैट मीन्स एलपीजी पॉलिसीज़ में कृषि को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। कृषि के लिए कुछ भी नहीं था एलपीजी पॉलिसीज़ के अंदर, और हमारा देश तो एक कृषक देश है, और अभी भी हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या खेती में लगी हुई है। तो एक ऐसा देश जो कृषक देश है और इसमें पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया और किसान के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये सबसे बड़ी कमी थी एलपीजी पॉलिसीज़ की, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया था। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ डिप्लीटेड टू अ मिसरेबली लो लेवल 2 और 3% पर एनम, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लेवल पर पहुंच गया था। केवल 2 या 3% पर एनम हमें ग्रोथ रेट दिखाई देता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंतर्गत, जो कि गलत बात है। बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज विटनेसिंग अ वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। यही कारण है कि भारत में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच आपको बहुत भारी अंतर दिखाई देगा। शहर में आ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हम स्वर्ग में आ गए हैं, यहाँ पर सब कुछ है, बड़े बड़े मॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सड़कें भी बहुत चौड़ी चौड़ी देखने को मिलेंगी, कहने का सारी सुविधाएं होती हैं शहर में। और ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा आजकल कि जैसे नर्क में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे देश में शहरों में और गाँव के बीच जो अंतर हमें दिखाई देता है, इतना भारी अंतर, वो इन्हीं पॉलिसीज़ की देन है कि इन पॉलिसीज़ में एग्रीकल्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था। इट इम्प्लाइज स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, और इसी की वजह से देश में गरीबी भी ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे देश में किसान हैं और किसानों के लिए एलपीजी पॉलिसीज़ में कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेचारे गरीब रह गए। स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर मस्ट अल्टीमेटली हिंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और एग्रीकल्चरल सेक्टर क्योंकि हमारे देश का पिछड़ गया, इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पिछड़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हीं को तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जब एग्रीकल्चरल सेक्टर ही पिछड़ जाएगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे कच्चा माल अच्छा नहीं मिलेगा। एज वेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में रॉ मटेरियल पैदा होता है, लेबर वहीं से ही आती है इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए भी।
एंड सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एज वेल। और इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनाए जाते हैं उनकी डिमांड भी तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में होती है, और जब एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंतर्गत इनकम ही अच्छी नहीं होगी तो फिर डिमांड भी घटेगी, जिसका लॉस होगा इंडस्ट्रीज को। तो समझने वाली बात यह है कुल मिलाकर कि अगर देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा नहीं है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो अच्छा हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि हमारे देश में अभी भी एलपीजी पॉलिसीज लागू होने के बाद फ़ायदा तो बहुत सारा मिला, लेकिन बेरोजगारी अभी भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज में एग्रीकल्चर के लिए कुछ था ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन क्यों हुआ, मैंने भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी गुड्स की तो फिर इंडस्ट्रीज भी प्रोडक्शन करके क्या करेंगी। ड्यू टू चीपर इंपोर्टेड गुड्स डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिड्यूस्ड, यानी कि विदेश के जो आइटम्स हैं उनकी डिमांड देश में ज़्यादा है क्योंकि वो सस्ते हैं, और इंडियन गुड्स जो हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स उनकी डिमांड नहीं करते, और इसी वजह से हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज रिमूव्ड बैरियर्स बट डेवलप्ड रेजिस्ट, यानी कि विकासशील देशों ने बैरियर्स को हटा दिया, जैसे कि हमारे देश ने बैरियर्स को हटा दिया, लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने अभी भी बैरियर्स को हटाया नहीं है, यानी कि वो हमारे देश में आगे आराम से अपने आइटम्स को बेच सकते हैं, लेकिन जब हमारे देश की कंपनीज दूसरे देश में जाकर, खासकर अमेरिका में या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर अपने आइटम्स को बेचना चाहती हैं, तो उनके ऊपर अभी भी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो उतना ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं जितना कि उनको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज। जॉबलेस ग्रोथ इज एन इमर्जिंग चैलेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से भारत में टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया, और टेक्नोलॉजी इस प्रकार की थी जिसमें कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी और लेबर की आवश्यकता कम पड़ती थी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लेबर की सेविंग होती है। लेबर सेविंग का मतलब लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है, जिसकी वजह से देश में विकास तो हुआ लेकिन नौकरियां बहुत गई और देश में बेरोजगारी फैल गई। यही कहलाता है जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि देश तो विकास कर रहा है लेकिन लोगों के पास जॉब नहीं है। ये भारत के सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि ग्रोथ तो हो रहा है देश का लेकिन लोगों के पास काम नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस में इसको डिटेल में करेंगे हम लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। पॉइंट नंबर 4, डिसइन्वेस्टमेंट ड्यू टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इट इज ग्रेट लॉस फॉर द नेशन। जब सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो वहां पर गवर्नमेंट ने असेट्स की कीमत को बहुत ही कम आंका, यानी कि उनका किया अंडर वैल्यूएशन। जैसे कि असेट्स की कीमत अगर होनी चाहिए 500 करोड़, तो मालूम पड़ा वो असेट्स गवर्नमेंट ने 200 करोड़ में ही बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। तो इस तरीके से असेट्स को अंडर वैल्यूएशन करके सरकार ने देश का बहुत बड़ा घाटा किया था, क्योंकि सरकार का घाटा दैट मीन्स देश का घाटा। सरकार को घाटा होने का मतलब कि हमारा ही पैसा लॉस हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कमेंस्ड टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने शुरू किया था इसलिए ताकि देश का रेवेन्यू बढ़े, गवर्नमेंट को ज़्यादा कमाई हो, बट ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम इट फेल्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन लो लेवल इनकम का देखते हुए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज यहाँ पर फेल हो गई। अर्थात जिन उद्देश्यों के साथ गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी को शुरू किया था, फिस्कल पॉलिसी मीन्स वो पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट तय करती है कि आने वाले 1 साल में गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करेगी। तो ये फिस्कल पॉलिसीज इसलिए बनाई गई थी ताकि गवर्नमेंट की कमाई बढ़े, गवर्नमेंट की आमदनी बढ़े, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा टैक्सेस के द्वारा या नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ में फेल हो गई, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज़ के बावजूद भी गवर्नमेंट की जो इनकम थी उसका लेवल लो ही रहा।
पॉइंट नंबर 6, lopsided growth process. LPG policy is just an information technology and सर्विस सेक्टर फोकस्ड, यानी कि एलपीजी पॉलिसीज़ में अधिकतर जो फोकस रखा गया वो केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर और सर्विस सेक्टर पर रखा गया, एंड इग्नोरिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, विच रिजल्ट्स इन जॉबलेस ग्रोथ, जिसकी वजह से देश में विकास तो हुआ लेकिन ये विकास जॉबलेस है, लोगों के पास काम नहीं है, यानी कि ये कहलाएगा खोखला ग्रोथ प्रोसेस, अर्थात विकास जो है वो खोखला है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। वी आर ऑफन फोर्स्ड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स डिस्पाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी बहुत से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया जाता है। ये वो फूड ग्रेन्स हैं जो कि इंडिया में पैदा नहीं होते और ना ही हो सकते हैं, लेकिन देश में ऐसा एक बहुत बड़ा सेक्शन है अमीरों का जो कि इस प्रकार के फूड ग्रेन्स को कंज्यूम करना चाहता है, अब चाहे वो फल हो या किसी भी प्रकार का अनाज हो। तो इतना ज़्यादा देश में हरित क्रांति होने के बावजूद भी अगर देश में फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो ये देश के लिए शर्म की बात है। इसका कारण क्या रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करना। पॉइंट नंबर 7, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, केवल और केवल शहरों का ही विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र जिसकी वजह से पिछड़ गए। एलपीजी पॉलिसीज नेग्लेक्ट्स रूरल एरियाज, एलपीजी पॉलिसीज में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ भी नहीं था, केवल और केवल ध्यान दिया गया शहरों पर। पॉइंट नंबर 8, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इंडिया सफर्ड नियरली 200 years ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि भारत ने 200 वर्षों तक गुलामी झेली अंग्रेजों की, विच इज नाउ शिफ्टेड टू मल्टीनेशनल कंपनीज, और अभी ये शिफ्ट हो गया है मल्टीनेशनल कंपनीज पर। समझने वाली बात यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले भी गुलाम थे और देखा जाए तो अभी भी गुलाम ही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बिना हमारा काम एक दिन भी नहीं चलता। यही कारण है कि गांधी जी ने भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, आंदोलन भी चला इसके लिए, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया और वो लगातार फॉरेन कंपनीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज के गुड्स कंज्यूम करते रहे। तो समझने वाली बात यह है कि आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो गुलामी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आर्थिक रूप से गुलामी को ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंडिया में ही बने हुए गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए। और अब तो लेटेस्ट एक नारा भी दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, तभी देश की तरक्की होगी। इट इम्प्लाइज दैट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक्सप्लॉइटिंग इंडियन मार्केट्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अभी भी इंडियन मार्केट्स का शोषण कर रही हैं ड्यू टू पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ नहीं है, वो उस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे जिस लेवल के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के, चाहे वो तेल हो, शैम्पू हो, साबुन हो, और हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं इस प्रकार के जो कि हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ नहीं बना पा रही हैं उस लेवल का प्रोडक्ट जिस लेवल का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हमें अवेलेबल कराती हैं कम रेट पर। तो यहाँ पर रेट देखने वाली बात नहीं होती, बल्कि रेट अगर इंडियन प्रोडक्ट्स का थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी लोगों को क्या करना चाहिए? इंडियन प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर क्वालिटी वाइज वो थोड़ा डाउन भी है तो भी कोई बात नहीं, उसी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे देश की इनकम बढ़ेगी। फिलहाल हम लोग पैसा कमाते तो बहुत हैं, लेकिन जब हम लोग वो पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसा पहुंच जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास, यानी कि विदेश में। अगर हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पर वो पैसा खर्च करेंगे तो उससे हमारे देश की ही इनकम बढ़ेगी। तो इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लोगों को कि आर्थिक रूप से अगर गुलामी को तोड़ना है
तो इंडियन कंपनीज के ही प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। A variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift। यानी कि मार्केट में इतने ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनकी वैरायटीज अवेलेबल हैं कि हमारे देश के अधिकतर लोग जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीले हो गए हैं। गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स, यानी कि चादर के बाहर पैर फैला रहे हैं। इतना पैसा उनके पास है नहीं, लेकिन खर्चा करना है। भले ही जेब में पैसा ना हो, लेकिन फाइनेंस करवा लेंगे गुड्स को। दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते रहेंगे। ये गलत है। एंड इंडियन एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर एज वेल। और साथ ही साथ अब भारतीय लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं, चाहे कपड़ों के मामले में हो या खाने पीने के मामले में हो। हमारे धर्म के अनुसार या हमारे देश के धर्म के अनुसार हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं बल्कि अपने देश का कल्चर अपनाना चाहिए, चाहे वो कपड़े की बात हो या खाने पीने की बात हो। ये जो खाने पीने के मामले में आजकल चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, फास्ट फूड वगैरह, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। और ये तो खाना जो होता है बहुत दिनों का रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसे जर्म्स, ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी नहीं हैं। यही कहलाता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी कि पैसा ना होने के बावजूद भी देश में लोगों का खर्चीला होना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी नेक्स्ट सेशन में अभी कुछ और टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक वीडियोज़ को लगातार देखिए। जितनी ज़्यादा बार देखोगे टॉपिक्स को याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।